आज हम लोग यूनिट 5 के तहत द पल्लवा, पांड्या और कुलचुरी खानदान के बारे में आज हम और आप जो है इस पर रोशनी डालेंगे। इससे कबल हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि पूरे हिंदुस्तान में जो हुक्मरां किया उसमें मौर्य खानदान का बहुत अहमियत हासिल है। उसके बाद गुप्त खानदानों ने भी पूरे भारत पर हुकूमत किया, लेकिन समुद्रगुप्त के दौर हुकूमत में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में या बोला जाए कि दक्षिण भारत में उन्होंने जबरदस्त हुकूमत किया और उन्हीं के जमाने में कांची, जो आज तमिलनाडु है, वहां पर उन्होंने जबरदस्त लड़ाइयां की थी। इसका मतलब यह हो गया कि हिंदुस्तान के में पूरे हुक्मरां जो हुए वो जुनूबी भारत में भी मौर्य वंशों ने और चंद्रगुप्त वंशों ने, समुद्रगुप्तों ने इन्होंने हुकूमत किया। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद हम अगर देखते हैं तो उनके हर्षवर्धन के जमाने में जो भी मतलब के हुक्मरां हुए वो किसी न किसी शक्ल में वो जागीरदाराना, नवाबी या मनसबदारी मौजूद थी। इसका मतलब यह हो गया कि दक्षिण भारत में जो हुक्मरां हुए वो आजाद हुक्मरान नहीं थे, किसी न किसी के हुक्मरानी के अंदर में उनकी जागीरदारी थी। इसीलिए हम अगर इसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो जुनूबी हिंदुस्तान का खासकर हुक्मरानों की जानकारी में हम संगम दौर का बहुत अहम मुकाम देखने को मिलता है। नाज़रीन, अब आप कहेंगे कि संगम दौर उस दौर को कहते हैं जो 100 से लेकर 300 ईस्वी यानी कि 300 वर्षों के बीच में, 300 सालों के बीच में जो उस वक्त के हुक्मरां थे, पल्लव, चोल, पांडे और चेर। पल्लव, चोल, पांडे और चेर, ये 4 ऐसे हुक्मरां थे जिन्होंने हुकूमत किया। और उस हुकूमत के दौर में खासकर पांडव के दौरे हुकूमत में 3 काउंसिल हुए। हम और आप जानते हैं, जिसको हिंदी में संगोष्ठी भी कहते हैं। हम और आप जानते हैं कि यह काउंसिल बैठक किसी बड़े अहम मौजू के ऊपर रोशनी डालने के लिए या कुछ तरमीम करने के लिए यह जो बैठक होती है और जो हुक्मरां होते हैं उनकी सहमति, यानी कि बगैर उनके एडवाइस के, उनके ये पैट्रोनाइज के कोई भी संगति नहीं हो सकती है। आज की भांति आज के दौर में जिस तरीके से
भारत में लोकसभा और विधानसभा में जो बहुत सारी चीजें, नीतियां जो पास होती हैं, उसी तरीके से पहले के राजाओं में उसमें संगति होती थी। जो पांडव के काल में, पांडव के दौर हुकूमत में 3 संगतियां हुई और तीनों संगतियां को जो है आपको जाकर 9,000 कवि और 1,000 वर्षों तक, 1,000 वर्षों तक ये चलता रहा। हो सकता है कि ये मिथ हो, इससे इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन जब शासकों का तादाद हम देखते हैं तो मुझे एहसास होता है कि 197 हुक्मरानों ने इस संगति में हिस्सा लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब उस ये में जो संगम का जो दौर है वो बहुत अहम सोर्सेज हैं, दक्षिण जुनूबी हिंदुस्तान के हुक्मरानों की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है, बहुत सारे ये सोर्सेज हैं। इसीलिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संगम जो दौर जो था, इस दौर में तमाम चीजें 3,000 लाइन की किताब लिटरेचर को लिखा गया, जो एक इपिक के तौर से जानते हैं, महाग्रंथ के नाम से जानते हैं, जो 3,000 लाइन का ये था। ये 2 महाग्रंथ, 2 इपिक, उसका नाम था पत्य पातु। पत्य चूंकि ये किताब का नाम है, इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, इसलिए इस किताब का नाम आप लोग लिख लें, पत्य पातु। दूसरी किताब जो थी एत्तु थो कई, एत्थु को कई, एत्थु थो कई, ये 2 महाकाव्य थे, जिसमें जो है ये इसमें सारी 3,000 लाइन की किताबें जो लिखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये पहला व्याकरण, अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो पहला व्याकरण जो मुझे देखने को मिलता है, वह व्याकरण जो है उसका नाम है मणि में कलय। मणि में कलय, ये जो है तमिल भाषा में, तमिल जुबान में यह लिखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे जो मतलब लिखने का जो ये है, उसमें जो जानकारी जो है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये दक्षिण भारत का, जुनूबी भारत के तवारीख को जानकारी, क्योंकि उस वक्त जमाने में कोई भी लिखने पढ़ने की पद्धति को कोई भी राजा नहीं करते थे, तो उसी के वक्त में टालमी ने इस देश का नाम, जिस टालमी बहुत बड़ा फॉरेनर था, जो ट्रेवलर था, वो आया और आने के बाद जो है उसको जो है भारत को क्या कहा, दामिरिक, दामिरिक, दामिरिक कहा, यानी कि यूनान में इसको तलीकम, यूनान में इसको क्या कहते हैं, तलीकम, और भारत में इसको दमीरिक कहते हैं, दमीरिक कहते हैं, ये टालमी ने कहा। इसी तरीके से तमिल भाषा का प्रचार साथ में कन्नड़, तेलुगु और मलयालम बहुत तेजी के साथ फरोग हुआ। कौन कौन हुआ? तमिल भाषा का प्रचार प्रसार कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, ये 3 मतलब के जो भाषा का जो है बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो जुनूबी हिंदुस्तान है, हम इसको कहां पर माने? हम और आप जानते हैं कि विंध्य पहाड़ जो जुनूब में वाक़ है, उसे दक्षिण भारत कहते हैं, यानी कि ये जुनूबी हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो हिस्सा जो है
ट्रायंगुलर है। ये जो हिस्सा जो है वो ट्रायंगुलर है, इसी वजह से पूरब और पश्चिम में समुद्र है। इसका पूरा नाम तामिलकम या तमिलगम तमिल में कहा गया है। पश्चिमी भाग में जो है, इसको पश्चिमी हिस्से में कर्नाटका है, पूर्वी हिस्से में तमिलनाडु है, दक्षिणी हिस्से में केरल है और दक्षिण भारत के पूर्व एशिया में समुद्र है और उसके उत्तर में विंध्याचल और श्रीलंका है। इस तरीके से तवारीख दानों के अहम से पता चलता है कि जनूबी हिंदुस्तान में अलग अलग सकाफती यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर हासिल थे। कुछ सालों में पूरे हिंदुस्तान में तवारीख को इससे मिलती है। मौर्य गुप्त में जब हिंदुस्तान में हुकूमत हासिल थी तो इसका असर देखने को मिलता था। सतवाहन के दौर में जुनूब हिंदुस्तान ने उत्तरी हिंदुस्तान में सियासत करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दक्षिण और उत्तर की सियासत के बाद बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलने लगे। उसके बाद छोटे छोटे हुक्मरान हमें देखने को मिल रहे थे और वो हुक्मरान की हैसियत हम अगर समझें तो वो हुक्मरान की हैसियत हमें लगता है कि जागीरदाराना होगा, सामंतदारी होगा, फ्यूडलिज्म होगा। इसलिए कि जब हम जनूबी भारत का, हिंदुस्तान का जब हम देखते हैं तो संगम दौर से ही पल्लव वंश का और पांडे का और कलचुरी का तवारीख देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हो गया कि जो पल्लव वंश थे, खानदान के जो लोग थे, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में, किसी के मातहत ही वो हुकूमत करते होंगे। हम इस पर बाद में आएंगे जब हम पल्लव वंश का जो है खानदान का हम तफसील से आपके सामने जब मैं पेश करूंगा तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन सी वजह थी कि जिसको हम इन 1000 सालों में उस खानदान के बारे में खात्मा का कोई भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जो है हम अगर देखते हैं तो देखते हैं कि कृष्णा नदी के उत्तर में राष्ट्रकूटराज चालुक्य, पूरब दक्षिण में पल्लव, चोल और ये सब सारी मतलब के जो है हुकूमतें देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि पल्लव, अब हम आपके सामने चूंकि बहुत कम वक्तों में हमें 3 खानदान के बारे में, पल्लव और पांड्य और कलचुरी खानदान के बारे में आपको ये करना है, तो हमें आपको बता दें कि पल्लव खानदान के बारे में असल शुरुआत का जो है कुछ तवारीख दानों में कुछ इख्तलाफ है। 300 से लेकर 600 का जो दौर हुकूमत जो है, इतिहासकारों का, तवारीख दानों का कहना है कि ये किसी न किसी रूप में सामंतदारी थे, जागीरदाराना थे। और कुछ तो इतिहासकार, तारीखदान तो ये कहते हैं कि ये सातवाहन के मातहत में ही ये शासक रहे होंगे। हम उसके ये में नहीं जाना चाहते हैं। मैं इतनी बताना चाहता हूं कि पल्लव खानदान की असल शुरुआत काफी इख्तलाफमय है। गैर मुल्की जो है इसको पार्थियन, शक, सातवाहन मानते हैं, लेकिन राजशंकर अपनी किताब में यवन कोश में मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद थी। ये राजशेखर साहब इसको इस तरीके से ये कहते हैं। तवारीखदानों ने जो है इसको जो है द्रविड़ जाति से जो है ये किया है और
द्रविड़ के मानी जो है तमिल लिटरेचर में जंगली के होते हैं। इसका मतलब यह है कि हुनों की तरह ये जंगलों में इधर उधर घूमते रहते होंगे। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो कुछ तवारीखदान जो है इसे चोला और नाग वंशों के दोनों को मिलाकर एक खानदान मानते हैं जिसको पल्लव वंश के नाम से जाना जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल उसे ब्राह्मण मानते हैं। हम इस मौजू पर ज्यादा बहस ना करते हुए इतनी बात जरूर है कि इनके बारे में, पल्लव खानदान के बारे में ज्यादातर तवारीखदानों ने इसे ब्राह्मण जात से माना है। कुछ लोग जो है इसे वकाटक की शाख मानते हैं जिसके तहत उसे राजपूत मानते हैं, लेकिन कुछ इसे ब्राह्मण भी मानते हैं। असल जानकारी का जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि जो स्रोत है, जो जानकारी का जो स्रोत है, हम उसके बगैर हम कोई भी तवारीख का अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम आपको इसके जानकारी के लिए सबसे पहले तमिल लैंग्वेज में जो है, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उससे हम ये करते हैं। दूसरी बात यह है कि एपिग्राफिक के द्वारा हम ये समझते हैं कि तमिल लोगों ने अपने को, तमिल लोगों ने एपिग्राफी में अगर हम देखें तो हाथी गुफा अभिलेख जो राजा खारवेल के जमाने में था, ये जो कलिंग के राजा खारवेल के ये में था, उससे पता चलता है। नाजरीन, अब आप ये समझें कि खारवेल के द्वारा जो लिखा हुआ हाथी गुफा अभिलेख है, उस हाथी गुफा अभिलेख में चोल, पांडे और चेर के साथ जो लड़ाई हुई थी उसका पूरा डिटेल्स जानकारी मिलती है। अब इसको अगर हम देखें तो उसको जो है खारवेल का काल जो होता है वो 3री-4थी शताब्दी है और आपको उसमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो थे, क्या नाम है, पल्लव वंश के जो लोग थे, इसमें शुरुआत के दिनों में अपने सामंती के साथ रहते होंगे। इसी तरीके से आपको ये एपिग्राफिक के ये से ये क्या नाम है, खुदाई के जरिया जो हमें पुरातात्विक खुदाई के जरिया जो C14 से पता चलता है कि धातु के सिक्के, जेम्स, जवाहरात और हीरे जवाहरात वगैरह मिले हैं। इसका मतलब यह हो गया कि ये लोग सोने के, जेम्स के और यानी कीमती जेवरात के बहुत ही शौकीन थे। उसी तरीके से चोल खानदान का जो है 190 AD में तरीकला से एक मतलब कि यह मिला है जिसका चिन्ह जो है टाइगर है, बाघ है, जो तमिलनाडु से मिला है। चालुक बदामी प्लस कल्याणी से विष्णुवर्धन का जो है पल्लव संघर्ष का पता चलता है। चालुक वल्लभी तैलब सेकंड से राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक का अमोद वर्ष को हराया था, इससे पता चलता है। इसी तरीके से तमिल लैंग्वेज में शायरों प्लस आलिमों के सभा के जरिया भी पता चलता है कि ये जो हुक्मरानों की जो ये स्थिति थी उसके बारे में जानकारी होती है। हम और आप जानते हैं कि पल्लव खानदान में महाबलीपुरम
ये बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। और इस बंदरगाह का जो है अब महाबलीपुरम ये जो है सांस्कृतिक जगह हुआ करते थे। सांस्कृतिक का मतलब ये हो गया कि उस जगह पर जहां पर मंदिरों की शुरुआत अगर हम देखें तो दक्षिण भारत से पहले देखने को मिलती है। अब हम आपको थोड़ा सा और हम गहराई में ले जाना चाहते हैं कि पल्लव वंश का जो खानदान का जो है, हम अगर उस पर रोशनी डालें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि 350 से लेकर 800 एडी तक पल्लव खानदान किसी न किसी रूप में हुकूमत कर रहे थे। लेकिन ये जो इनका पहला जो मतलब के संस्थापक राजा था, शुरुआती जो राजा था, उसका नाम था सिन विष्णुवर्मन, जो 575 से लेकर 600 ईस्वी का ये था। इसका मतलब ये हो गया कि ये हुकूमत को, पल्लव वंश के हुकूमत को हम 350 से लेकर 600 को हम एक अलग तरीके से ये करते हैं, जो जागीरदाराना रूप में थे, जो आजाद बिल्कुल नहीं थे, और जो आजाद मतलब के ये थे, वो जो पूरे तरीके से हुकूमत किया उसका नाम था सिन विष्णुवर्मन। जो सिन यानी कि इसका कायम शुदा जो राजा था, इसका नाम था सिन विष्णुवर्मन, जो 575 से लेकर 600 ईस्वी तक हुकूमत किया। और सिन विष्णुवर्मन ब्राह्मण जाति का था, लेकिन तवारीखदानों का कहना है कि वो जैन धर्म को मानने लगा था। हम इसके बाद आगे हम देखेंगे कि हम इसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस होते हैं। ये जो सिन विष्णुवर्मन था, उसकी जो है लकब पुत्रायन और अवंती सिंह, ये दो लकब उनको हासिल थे। नाज़रीन, जितने भी जो शासक आए हैं या जो भी हुकूमत कर रहे हैं, वो अपने लकब के जरिया अपनी हैसियत और हकीकत को बताने की कोशिश करते हैं। इस हैसियत और हकीकत में मुझे एहसास होता है कि उससे जो है उसके किए हुए कामों को, उसके किए हुए कारगुजारियों को अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें कि इन्होंने जो कायम किया हुआ राजा जो सिन विष्णुवर्मन था, उसने पांडवों से लड़ाई किया, कलपरों के साथ लड़ाई किया और चालुक को बुरी तरीके से हराया। क्या मतलब हुआ कि उस वक्त जो है सिन विष्णुवर्मन के जमाने में पल्लव खानदान ने जो चालुक वंश का जो राजा था उसको बुरी तरीके से हराया। किसको? पुलकेशिन सेकंड को। और वो जो है, और उसी के जमाने में वो जो है एक बहुत बड़ा कवि भी था, शायर भी था। और उस शायर का मतलब के जो नाम था, जिसका नाम था भारवी, उसका एक जो उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था अर्जुनानियन। ये जो है उनकी किताब थी। अब सवाल ये उठता है कि ये पल्लव खानदान का जो पहला मतलब के जो शासक हुआ, वो जो है उससे ज्यादा जो है ये जो पल्लव वंश के दो नदियों के बीच में जो है ये थी, और जिसकी राजधानी जो है कांचीपुरम राजधानी थी। और ये दो नदियों के बीच के हिस्से को मिनाली और कावेरी नदी जो कांची में है, यहाँ पर जो है लगातार बहती रहती थी। और वो जो वहां पर बहुत बड़े बंदरगाह थे जिसका नाम था महाबलीपुरम, और जो धार्मिक यानी कि जो वहां पर मंदिरें जो बनाई गई थी, उस सांस्कृतिक जगह को मल्लपुरम के नाम से जानते हैं।
और ये पल्लव खानदान के बारे में श्रुतियों के द्वारा कहा जाता है कि ये अश्वत्थामा के वंशज थे। अश्वत्थामा के वंशज थे, लेकिन इसकी तारीख की हैसियत जो है बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन ये जो है कुछ लोगों के जरिया, जितने भी बड़े बड़े राजा जो होते थे तो अपने आप को बड़े लोगों के जरिया रामायण काल में, महाभारत काल में ये सारे लोगों को अपनी हैसियत को मनवाने के लिए ये अपना उसके साथ नाम जोड़ दिया करते थे। इसलिए इसको कहा गया कि अश्वत्थामा के ये वंशज थे। अब ये लेकिन इसका जो है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हिंदू धर्म का, हिंदू मजहब का फरोग का पल्लव खानदान से बहुत तेजी के साथ हुआ। अब किसी भी राजा का या हुक्मरान का जो चिन्ह होता है, जिस तरीके से भारत का चिन्ह है अशोक, उसी तरीके से उस वक्त का जो चिन्ह था वो बैल था। और आगे चलकर क्या हुआ, शिवलिंग हुए। बाद में शैव और विष्णु दोनों के मजहब के मानने वाले थे। इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा जो शासक सिंहवर्मन था वो जैन धर्म को मानने वाला था और बाद में वो शैव धर्म को मानने लगा। इसीलिए इस शासक के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है और इसकी बहुत सारी ये है। अब आप आ जाइए कि महेंद्र वर्मन जो 600 से लेकर 630 ईस्वी तक हुकूमत किया, वो बहुत बड़ा संगीत का यानी कि गाने का बहुत बड़ा रसिया था। और उसका जो गुरु जो था, उसका जो उस्ताद जो थे, रुद्राचार्य नाम था उनका, रुद्राचार्य, जो महान कवि थे। आप देखेंगे कि कोई भी शासक अपने हुकूमत में बड़े बड़े, जिस तरीके से समुद्रगुप्त में के जमाने में हरिसेन थे, उसी तरीके से हर हुकूमत अपने अपने जमाने में अपने कवियों को रखा करते थे और उस कवियों के जरिया अपनी शौक को मिटाया करते थे। इसीलिए महेंद्र वर्मन वो एक जो है संगीत का बहुत बड़ा ये था, इसका उस्ताद था रुद्राचार्य, जो महान, जो बहुत बड़ा कवि था और ये जैन धर्म का मानने वाला था। इसने, रुद्राचार्य ने एक बहुत बड़ी मतलब के किताब लिखी, उसका नाम था मत किलाश प्रासन, ये किताब का नाम था। और जिसमें, इस किताब में महेंद्र वर्मन जो है न्याय और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो भ्रष्टाचार मौजूद था उसके बारे में पूरी रोशनी डालता है। आप ये समझ सकते हैं कि महेंद्र वर्मन कैसा हुक्मरान होगा जो अपनी हुकूमत में वो जो बदउनवानियां थी उसके बारे में उससे महान राइटर, कवि, पोएट, उसके जरिया लिखवाया किताब जिसका नाम था मत किलाश प्रासन। ये जो न्याय का जो है जिसमें ये था। और अब आगे बढ़िए, ये जो महेंद्र वर्मन था, महेंद्र वर्मन जो था ये जैन धर्म का मानने वाला था, बाद में हिंदू धर्म का वो जो है मानने लगा और ये हमेशा बौद्ध धर्मों का मजाक उड़ाता था, यानी कि कपालिक बौद्धों का वो लगातार मजाक उड़ाता था। लेकिन बाद में संत यानी फकीर अपार के प्रभाव में शैव धर्म को अपना लिया, यानी कि इनको
धर्म को अपनाने का जो है जो सबसे बड़ा वजह बना वो किसके, आपार, यानी कि आपार जो थे उस बहुत बड़े एक ऋषि थे, उसी के कहने पर इन्होंने हिंदू शैव धर्म को उन्होंने अपनाया और उसके बाद जैन धर्म को उन्होंने त्याग दे दिया। और यही से महेंद्र वर्मन जो है चित्रकारी, फोटोग्राफी में, मंदिर निर्माण में एक अहमियत का हामिल देखने को मिलते हैं। इसीलिए महेंद्र वर्मन जो है अपने कई अलकाबों से, अपने कई लकबों के जरिए, टाइटलों के द्वारा अपनी पूरी हुकूमत को इसने बताने की कोशिश की है। इसने कहा महेंद्र विक्रम, विक्रम के माने होता है जीत और महेंद्र के माने होता है कि लगातार जीतने वाला। उसके बाद जो है वसम महेश्वर, यानी कि शिव को मानने वाला। उसके बाद एक गुणधर, यानी कि अच्छे गुणों को मानने वाला। उसके बाद मत विलास, इसके बाद जो है सत्यानंद, शूद्र, मलाल, ये सारे लकब लखे। और इस लकब से ये पता चलता है कि ये अपनी शक्ति को हमेशा बताना चाहता था। अलकाबों के जरिया, लकबों के जरिया, टाइटलों के जरिया इसकी कारकर्दगी और कारगुजारी को समझ सकते हैं। हम और आप जानते हैं कि महेंद्र वर्मन जो हर्षवर्धन के जमाने में, हर्षवर्धन और पुलकेशिन का संघर्ष हुआ था, उसमें भी जो है महेंद्र वर्मन का जो है हर्षवर्धन तो पुलकेशिन को हरा दिया था, लेकिन पुलकेशिन को हर्षवर्धन ने हराया। क्यों? इसलिए कि लगता है कि शुरुआती के दौर में जो इनके जो सिन विष्णु थे वो उसके कुछ ना कुछ जागीरदाराना या कोई ना कोई उसके मौजूद होंगे। इसी तरीके से आप अगर देखें तो महेंद्र के एक अभिलेख से, जिसका नाम है पट्टुकोट्टई अभिलेख, महेंद्र का अभिलेख जो है महेंद्र वर्मन ने। नाज़रीन, आप तमाम जानते हैं कि जितने भी हुक्मरां जो आते हैं तो अपने जमाने में किए हुए कारनामों को, चाहे वो अपने सिक्के के जरिया या नहीं तो अपने इंस्क्रिप्शन के जरिया या नहीं तो अपनी कारगुजारियों को किसी न किसी राइटर्स के जरिया लिखवाया करते हैं। तो उन्होंने अपने हुकूमत के महेंद्र वर्मन का एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है पुट्टुकोट्टई इंस्क्रिप्शन। उसमें यह कहा गया है कि उसने जैन मंदिर को बनवाया और उस जैन मंदिर को जो बनवाया तो उसमें पूरे खानदान का चित्र यानी कि तस्वीरें उस पर दर्ज करवाया। और ये जो चित्रकारी है, ये जो फोटोग्राफी है, ये द्रविड़ देवताओं को बगल में राजाओं को चित्र मिलता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि द्रविड़ जो है, जो जंगली हुआ करते थे, वो अपना जो है देवताओं के बगल में वो राजाओं का वो चित्र जो है सामने बताने की कोशिश किया है। इसी तरीके से हमने आपको पहले बताया कि कहीं कहीं पर ये लोग जो थे वो मोतियों के बहुत शौकीन थे और ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है बहुत बड़ा मतलब कि जो है उन्होंने अहमियत को हासिल किया था। इसी तरीके से हम आप ये जो महेंद्र, फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन का जो है वो ये शुरू हुआ और उन्होंने जो है कांची का जो है कैलाश मंदिर बनाया, महाबलीपुरम में मंदिर, शोर मंदिर बनाया। लिख लिया जाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नरसिंह वर्मन जो 680 से लेकर 720 तक हुकूमत किया, और ये नरसिंह वर्मा जो है लंबा संघर्ष ये हुकूमत किया और जिसने अपनी उपाधि लकब जो है गोपालन, उसके बाद जो है इसने जो है अपना ये कर लिया परम शिव। उसके बाद जो है क्या लिखा, शंकर भक्त। उसके बाद अपना लकब क्या रखा,
अगाम प्रिय। इसके बाद क्या लिखा, अपना लकब लिखा शिव का अवतार। उसके बाद क्या अपना लकब रखा, कामदेव की तरह सुंदर दिखने वाला। उसके बाद क्या लिख किया, परम भक्त। आप समझ सकते हैं कि इतने लकब से नवाजने वाला जो नरसिंह वर्मन दो था, तो इतना जो ये किया, तो उसका हुकूमत जो है लड़ाइयों का नहीं होगा, उसकी हुकूमत शांति प्रिय का होगा। इसलिए इसको जो है शांति प्रिय हुकूमत कहते हैं। इसीलिए इसने जो है मंदिरों का जो है बहुत जबरदस्त ये किया। मंदिर इसके खानदान के लोगों ने भी बनाना शुरू किया, लेकिन जितने आज जो है दक्षिणी भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर आप जो देखेंगे, तो जिसको मतलब कि जो है उसको बनाने का अगर किसी को जाता है तो राज सिंह नरसिंह वर्मन, कहीं कहीं पर उसने नरसिंह वर्मन 2 लिखा, कहीं पर राज सिंह ने लिखा। और यही वजह है कि इन्होंने चीन में एक जो है अम्बेसडर भेजा, और उसने जो है चीन के लिए जो है एक जो है बौद्ध विहार बनाया, बौद्ध विहार बनाया, जिसको उस जमाने में पगौड़ा कहते थे, पगौड़ा या गंडोगैमपुरम में इसने एक बौद्ध विहार बनवाया। उसके बाद जो है अनेकों मंदिर बनवाए इन्होंने, अनेकों मंदिर। कांचीपुरम में यानी तमिलनाडु में जो आज कैलाश मंदिर है, ये जो है नरसिंह वर्मन 2 का बनाया हुआ है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर है, ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बना हुआ है। एरावेतेश्वर मंदिर, उसके बाद जो है पाना मलई मंदिर, उसके बाद जो है ये सारे जो है कला मंदिरों का निर्माण करने वाला मतलब कि ये है। इसीलिए पिता से प्रेम और मंदिरों की दीवारों पर 250 लोगों का खानदान का उसमें जो है अपना लकब उसमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से नंदित वर्मन बाद में 730 से लेकर 780 तक हुकूमत किया। और ये जो है पल्लव और राष्ट्रकूटवाद, ये 2 ऐसे शासक थे जो उस जमाने में जुनूबी हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ जो है ये कर रहे थे। और उन लोगों ने शादी ब्याह के रिवाज में रख करके अपने हुकूमत को बहुत तेजी से उसको बढ़ाया। इसके बाद जो है उसने जो है अपने मतलब के जो है ये को वहां के राजा को ये पल्लव और पांडे का युद्ध हुआ। उसके बाद दंती वर्मन का पुत्री रेवा का शादी हुआ जो चोलों से हुआ, जिसके वैवाहिक संबंध से हुए। पल्लव वंश का कोई भी आज तक कोई भी सिक्का नहीं मिला है, और संस्कृति में काफी इनका योगदान है, यानी सकाफती में बहुत ज्यादा मतलब के इनका ये है। शिक्षा और लिटरेचर में जो है भाषा का विकास बहुत ज्यादा हुआ। 70 अलग अलग मंदिरों का निर्माण हुआ। कृष्णा नदी के क्षेत्र में सातवाहनों को पतन के बाद इच्छावाकु वंश का अपनाया, और पल्लव वंश संस्कृत में बहुत ज्यादा मतलब के जो है ये था। हम इसी तरीके से हम जो है पल्लव वंश के बारे में अब हम यहाँ से हम उनको जो है ये करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि पल्लव खानदान जो था वो जो है बहुत तेजी के साथ जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, एजुकेशन में बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ। अगर हम ये देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि ये जो है ये तमिल लिटरेचर में वो जो है और सकाफती में इनका बहुत बड़ा ये था। तालीम के मामले में ये कांची जो है जो राजधानी थी, वहां संस्कृत का जो है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यानी तालीमगाह बना गया, काफी शोहरत हासिल हुई। उसके बाद जो है पतंजलि के महाभाष्य से कांची को भी काफी ये फायदा हुआ। कांची यूनिवर्सिटी में बौद्ध विहार और वैष्णव मंदिर का जो है और शिक्षा का केंद्र बना दिया। संस्कृत राजा भाषा और तमिल में जो है तमाम लोगों को ये हुआ। कांची विश्वविद्यालय बौद्ध विद्वान दृढ़नाग तथा कदम राजा मयूरवर्धन
वेद की शिक्षा पाई थी। इस तरह से काशी विश्वविद्यालय संस्कृत के भाषा में और बौद्ध धर्म के विकास में एक नुमाया किरदार अदा किया है। नुमाया किरदार अदा किया है। उसी तरीके से लिटरेचर में, जुबान के मामले में, इस जो भी शासक हुक्मरान होते थे वो कवि होते थे, लेखक होते थे और उसको पैट्रोनाइज करते थे। महेंद्र वर्मन जो है अपनी एक किताब लिखा, मताविलास पर्सन की रचना की लिखा, जो धार्मिक, जो मजहबी जीवन में बहुत बड़ा अहम कहा। उसी के जमाने में दो कवि बहुत ही मशहूर कवि थे, भारवी और दांडी। ये थे, भारवी ने अपने एक किताब लिखा जिसका नाम था किरातुजुर्नय्यम, और दांडी ने जो है 10 कुमार चरित्रम काव्य को लिखा। उसी तरीके से भास, ये बौद्ध ग्रंथों की रचना हुआ। धर्मपाल एक बहुत बड़ा उस वक्त का ये बहुत बड़ा रत्न था। रामायण और महाभारत को तमिल को उसको ट्रांसलेशन शुरुआत जो है यही ये पल्लव खानदान के लोगों ने ही किया। वैष्णव धर्म का उत्थान और जो भी हुक्मरान जो थे वो ब्राह्मण वर्ग के थे। अलवर और नए नार, ये दो जो है मजहब को तब्दील करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। कौन? अलवार और नैनार। बौद्ध धर्म के साथ शैव धर्म भी उस जमाने में लोकप्रिय थे, यानी कि बहुत ही मौजूद थे और बहुत ही मजबूती से काम कर रहे थे। वैष्णव धर्म के साथ शैव धर्म भी जो है उस वक्त राज था। इसी तरीके से हम देखें कि मंदिरों का बहुत तेजी के साथ ये हुआ क्या नाम है, तामीर हुई। अब हम आपके सामने पांड्य वंश के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। पांड्य वंश के बारे में अगर आपको देखें तो संगम काल में अगर 3 संगतियां हुई, 3 बैठकें हुई, 3 काउंसिलें हुई, तो ये पांड्य वंश में हुई। और ये 3 पांड्य वंश का जो मतलब कि ये जो था उसको आप ये समझ जाइए कि ये जो है संस्कृत का सबसे सुनहरा अरबाब अगर कहा जाए तो इसे कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पांड्य वंश खानदान जो है वो दक्षिणी भारत का सबसे निचला हिस्सा है, इसलिए वहां पर मोतियां और क्या नाम है, जवाहरात, और इसीलिए इसका जो है राजकीय चिन्ह यानी कि इसका चिन्ह जो है वो मछली है। क्या है? मछली। मछली जो है, इसका मतलब यह हो गया कि मछली और इसका जो है मोतियों का जो है, जवाहरातों का जो है, ये वहां पर ये समुद्र में मिलते थे। इनका जो है सबसे ज्यादा अहम क्या हासिल है। इनके बारे में पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है ये जो है मोतियों के लिए और ये समुद्री व्यापार के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि इसका मशहूर है। कात्यायन के भाष्य से और रामायण के पांडवों की चर्चा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जो रामायण काल में, महाभारत काल में जो पांडव का जो है, कुछ लोग उसी को कहते हैं कि उसी के वंशज के थे। इसी तरीके से महावंश के मुताबिक बुद्ध के साथ पांड्य राजकुमारी श्रीलंका का विवाह हुआ था। अब अर्थशास्त्र के जो इसकी जानकारी का जो वजह बता रहे हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी जो है इसके बारे में जो है पूरी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज का इंडिका में भी इसका पूरी तफसील के साथ मिलता है। उसी तरीके से कलिंग राजा खारवेल जो हाथी गुफा के अभिलेख में भी जो है पांड्य खानदान की पूरी जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो ने पांड्य को तोहफा के साथ एक दूत रोमन अगस्टस सीजर को भेजा था। इस तरीके से पेरिप्लस और टॉलमी के अनुसार उस वक्त जो है वो कहा जाता था, वो मदुरै कहा जाता था। मदुरै इसका मतलब यह है कि पल्लवों की राजधानी कांची और पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। मदुरै जो है राजधानी थी। और एक बात और आपको बता दें कि पांड्य के लोग
ज्यादातर जो हुक्मरान किया या हुकूमत किया उसमें ज्यादातर लोग महिलाएं थी, औरतें थी। और दूसरी बात में सागर की पूजा, अरब सागर की पूजा की शुरुआत पांडे वंश को ही जाता है, श्रेय जाता है। यानी कि चौथी से छठी शताब्दी से लेकर ये जो हुक्मरान जो हुए वो किसी न किसी रूप में मतलब कि जो है ये पौराणिक राजा हुए होंगे। पौराणिक राजा का मतलब ये होगा कि किसी के मातहत में काम हो रहा होगा, इसीलिए इस राजा के बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि जो है जानकारी हम ये समझ सकते हैं कि इसके 7वीं शताब्दी की बात अगर हम करें तो इसके 7वीं शताब्दी में मुर्गन या कांदूरगन ये दोनों नाम से जाने जाते हैं, जो 7वीं शताब्दी में इसमें थे, जो पल्लवों के सामंत के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद अरिकेशरी भारवर्मन, ये बहुत ही शक्तिशाली, ये मतलब बहुत ही जो है जलाली किस्म का शासक था। और इसका अभिलेख भी जो मिला है उसमें नंदी वर्मन और पल्लव मल को पराजित किया था, यानी कि पल्लव के खानदानों को जो है इसने मतलब के ये किया था। उसके बाद जो है राजसिंह मारवर्मन के बाद वरुणगन जो 765 से लेकर के 815 तक बहुत लंबे दिनों तक शासन किया। ये जो है इनका जो लकब जो था मधुर कोंड, और इन्होंने ये इतने दिनों तक हुकूमत करने के बाद इसका मतलब ये है कि उस वक्त का सबसे राजसिंह वर्मन जो है वो बहुत ही जलाली किस्म का हुक्मरान था। यही वजह है कि इसको जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसका जो है इसने जीत जो हासिल की थी त्रावणकोर को, सेलम को, कोयम्बटूर को, तंजौर को, त्रिटनापली, ये सब सारे लोगों को मतलब कि जीत हासिल किया था। शिव और विष्णु का ये जो है कई मंदिर बनाए, शिव और विष्णु के कई मंदिर बनाए। कोयम्बटूर में शिव मंदिर बनाया, श्रीलंका पर हमला किया, श्रीमार का पुत्र पल्लवों को हराया। वरुण गुण जो था, पल्लव और उनके पांडव वंश हमेशा संघर्ष करते रहते थे, लेकिन जीत हमेशा पांडव वंश की होती थी। पांडवों वंश के राज सिंहासन को चोल शासकों की अधीनता यानी कि उसका कबूल कर लिया था। और फिर चोल शासक जो है, जो चोल शासक निरपति कुलतोतुंग जो फर्स्ट एक फिर पांडवों को जो है जो था बहुत हिम्मतवर हुकूमत था, उसने उसको प्राप्त किया, यानी कि ये किया। अब आप ये जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसने श्रीलंका पर जीता। उसके बाद जो है भारवर्मन ने अरिकेसरी मारवन चेरों पर कई बार हराया। उसके बाद भारवर्मन ने अरब व्यापार से को बहुत तेजी से बढ़ाया, ये व्यापार को बहुत तेजी, और नौसेना का जो है शुरुआत अगर देखा जाए तो ये जो है इन्हीं के जमाने में हुआ। 1293 ईस्वी में मार्क पोलो जो था वो दक्षिण हिंदुस्तान की यात्रा पर जो इसका पूरा मतलब के जो है इसके बारे में बयान करता है कि उसने अपने शासन हुकूमत में बहुत तरह का जो है काम किया। इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो देखते हैं कि जो पांडे का जो ये था वो बड़ा ही मजबूत किस्म का हुकूमत था, और इन्होंने जो है बहुत ज्यादा ये किया। इसके बाद जो है इन्होंने अपने जो लकब में जो है अत्यारपुदय कांठा, अत्यारपुदय कांठा, ये लकब इसने किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो है कावेरी नदी के पास जो है वो उससे हुकूमत की जो है शुरुआत होती है, और इसमें ज्यादातर जो है हुकूमत जो है औरतों के द्वारा ही किया जाता था। अब आपके सामने अब कलचुरी खानदान के बारे में हम आपको थोड़ा सा रोशनी डालना चाहते हैं। कलचुरी खानदान दरअसल ये जुनूबी हिंदुस्तान का नहीं था, ये आज का मध्य प्रदेश है, जिसको कलचुरी खानदान को है वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1200 वर्षों तक हुकूमत किया। सबसे बड़ी बात यह है
कि ये जो मतलब के पुराणों से ऐसा पता चलता है कि इसने सहस्त्र बाबू की पूजा किया, जो रावण से संघर्ष किया, जिसका पुराणों में बहुत वर्णन मिलता है। रावण को बंदी बनाया था, परशुराम को बंदी बनाया था कलचुरी खानदान ने। इसी तरीके से नर्मदा नदी पर त्रिपुरा यानी जबलपुर में बसा हुआ था। महेशमती की एक शाखा जो छत्तीसगढ़ में भी इसका असर अंदाज करता था। मध्य प्रदेश को महाकौशल, जिसे दक्षिणी कौशल के नाम से जानते थे, इसने जो है वहां पर उसकी राजधानी बनाई। महेशमती, दहला, त्रिपुरी, सरजूपार, कर्नाटक, दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़, ये सब सारे जो है ये इनके हुक्मरान में थे, मौजूद थे। और इनका सबसे जो कायम शुदा जो राजा था उसका नाम था कृष्णराज। क्या नाम था? कृष्णराज, जिसको आदि पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आदि पुत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके हुक्मरान को जो है किसी तारीख में जो है इसको 17वीं शताब्दी का मानते हैं। ये जो है ये चेदी देश का शासक था। ये चेदी कुल को भी कहते हैं, चेदी देश का और चेदी खानदान का भी है। कलचुरी वंश का मतलब कि जो है ये इसने अपने जमाने में कैलेंडर भी किया था, जिसको कलचुरी वंश संवत के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना, जिसकी क्या नाम है, शुरुआत 248 ईस्वी से की जाती है। इसका जो है सबसे पहला राजा जो था 695 में से लेकर 700 ईस्वी तक कामराज था। उसके बाद ये कामराज देव, उसके बाद कामराज वन हुआ, जिसको 750 से लेकर 775 हुआ। उसके बाद लक्ष्मण राज हुआ, जो 825 से लेकर 850 तक हुकूमत किया। उसके बाद कोकलम प्रथम, जो 850 से 890 किया। उसके बाद शंकरगढ़ 890 से लेकर 910 तक किया। बाल हर्ष जो 910 से लेकर के 15 तक किया। फिर उसके लक्ष्मण राज जो 945 से, इस तरीके से 1073 से लेकर के 1123 ईस्वी तक जो है कर्ण ने किया। और गया कर्ण ने 1123 से लेकर के 1153 किया। इसकी जानकारी का जो है सोर्सेज जो है बिलहरी अभिलेख से इसका मिलता है, जो बिलहरी के बनारस के अभिलेख से मिलता है। पाली क्षेत्र में शासन और उड़ीसा में इसका सोम राजा पर भी उसने हमला किया था। छत्तीसगढ़ के महाकौशल पर इसका ये था। अधिपुरुष 550 जो है 1700 वर्ष तक 1200 वर्ष तक इसका शासन का देखने को मिलता है। कोकल प्रथम जो है नाटा देवी से विवाह किया था, शादीयात किया था। अब बिलहरी और बनारस अभिलेख से इसकी पूरी जानकारी मिलती है। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं कि कलचुरी खानदान जो था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट का मतलब कि जो है ये था। और इसने जो है जबलपुर से जो है बहुत, और जबलपुर में एक जो है वर्तमान जंगीर की स्थापना की, जो जजलापुर, विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और बलशाली महत्वपूर्ण, ये बहुत ही जाज लेव देव जो 1090 से लेकर 1020 ईस्वी तक जो हुकूमत किया, जिसकी बहुत ही मजबूत किस्म का राजा था। उसी तरीके त्रिपुरी वंश को जो है ये इसने आजाद कर दिया। अब त्रिपुरी वंश का आजाद हो गए तो त्रिपुरी वंश का अब आधार जो है जगदेव को सोने का सिक्का से इससे पता चलता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कलचुरी जो है 1000 वर्षों तक शासन किया, 1000 वर्षों तक हुकूमत किया। कलचुरी का कोई भी लोग ऊंचे पद को नहीं हासिल किया। और जिसका जो है तुर्की जुबान में भी ये गैर मुल्की राजा कोई तवारीखदार इसे मानते हैं। जैसे गुर्जर हो गए, प्रतिहार हो गए, हून हो गए, उसी तरह से तुर्की खानदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कलचुरी जो थे वो भारतीय नहीं थे। जिस तरीके से गुर्जर की हैसियत थी, प्रतिहार की थी, हून की थी, उसी तरीके से इनकी थी। मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में इसका फैला हुआ था। उसके बाद जो है इसका जो है
इन्होंने एक कैलेंडर मतलब कि ये किया था, जैसे गुप्त संवत हुआ था उसी तरीके से कलचुरी वंश का भी जो है इसने ये किया। उसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो ये राजा जो है बहुत ज्यादा अहमियत का हासिल है, और इसने जो है कलचुरी वंश की राजधानी को जो है को मतलब बहुत त्रिपुरारी में मतलब ये किया और बहुत मजबूत किया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के तवारीख में बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है, और इसका जो है सबसे बड़ा जो हमें जो मिलता है वो मिलता है संगम से, और संगम पीरियड से जो है वो जो काउंसिल जो होती है उस काउंसिल को ये अगर किसी को ये श्रेय जाता है तो वो जाता है, क्या नाम है, वहां के पूरे कवियों को जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि गुप्त खानदान में जुनूबी के ये में बहुत बड़ा अहमियत का हामिल था, और इसीलिए 300 से लेकर 300 एडी तक जो ये होता है वो 300 वर्षों तक उसे संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 7 से 800 शताब्दी में चेर चोल का हुकूमत गिरने लगती है, और इसके क्रोनोलॉजी को जो है देखने से पता चलता है कि यहाँ पर आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज्यादा तरक्की हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्या नाम है शासक जो है ज्यादातर जो है वो विंध्य पहाड़ का इलाका जो है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी ये नदियां जो इतनी थी, उन नदियों के बीच में जो है ये लोग अपनी मतलब कि ये करते थे, और इसीलिए जो है दक्षिण में जो है जितने भी जो हुकूमत हुए जो दक्षिण में भारत में हुए, हमको ये लगता है कि ये सब सारे लोग चाहे मौर्य खानदान में चाहे गुप्त खानदान में सामंत की हैसियत से ही उनका जो है ये रहता होगा। अब आप ये बताइए कि जो संगम काल को जो मतलब ये कहते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि इसमें 3 काउंसिल हुई। पहला काउंसिल जो था वो मदुरै में हुआ। मदुरै जो पांडे खानदान के ये में हुआ, जो उसको अगस्ता जो थे उन्हीं के अध्यक्षता में जो है इनको किया गया। दूसरा जो काउंसिल जो हुई उसको अलय में या कापटूकुरम में, जिसका मतलब कि जो है तिलाका पार व्याकरण का जो है इसमें 8 प्रकार के व्याकरण का और इसमें 8 प्रकार तरह का शादी का इसमें जिक्र है। उसके बाद तीसरा जो है मदुरै जो श्रीनीतिसार का मतलब कि जो है ये हुआ। तो संगम का दौर का जो है जो लिटरेचर जो मिले हैं, उस लिटरेचर से ऐसा समझ में आता है कि उसको कुरल कहते थे और त्रिपुरल कहते थे। इसी तरीके से जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का और बौद्ध धर्म के साथ साथ इन बहुत तेजी के साथ ये फरोग हुआ। इसीलिए दक्षिणी भारत को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो है व्यापार और जितने हीरे जवाहरात और मछलियों का जो है वो कारोबार यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो बहरी तरीके से शुरुआत का अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पांडे वंशों का खानदानों का एक अहम रोल है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के दक्षिणी भाग में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो कैलाश मंदिर हो, महाबलीपुरम मंदिर हो या शिव मंदिर हो या जैन मंदिर हो, ये सारे मंदिर जो है इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के हुक्मरानों में बनाई गई। तो इस तरीके से नाज़रीन, आज जो है हम आप तमाम लोगों को हमने ये कोशिश की है कि ये पल्लव खानदान, पांडे खानदान और कलचुरी खानदान जो दक्षिण पूर्व एशिया के एक अहम खानदान थे, इसके बारे में रोशनी डालने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इसमें आप तमाम लोगों को कुछ न कुछ जरूर फायदा पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।